Hello everyone, I welcome all of you in my class। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10 सप्लीमेंट्री अंग्रेज़ी के पेपर के ऊपर चर्चा करेंगे। और मेरे कुछ लास्ट वीडियोस से हम इस पेपर को हम सॉल्व कर रहे हैं और इसी सीरीज़ में इस वीडियो के अंदर हम क्वेश्चन नंबर 23 को सॉल्व करेंगे। जैसे कि ये क्वेश्चन है, मैं पढ़ के बताऊँ आपको। एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। यानी कक्षा 10 के पेपर के अंदर जो पोइम्स हैं उनके कुछ अंश पेपर के अंदर आते हैं एक्सप्लेनेशन के लिए। और इस पेपर के अंदर ये दो अंश आए थे, ये कुछ स्टेंजा हैं ए और बी। तो हमको इनमें से सिर्फ एक ही करना पड़ता है, कोई सा भी एक, चाहे ए या बी में से कोई सा एक हम हल करते हैं। जैसे एक तो ये आया है और एक ये वाला स्टेंजा आया है। तो प्रिय विद्यार्थियों, हम जो है इन स्टेंजाज को कैसे हल करें, कैसे सॉल्व करें, कैसे एक्सप्लेन करें, ये हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। जैसा कि ये पहला स्टेंजा है, एंड इन दैट टाउन ए डॉग वाज फाउंड, as many dogs there be, both mongrel, puppy, whelp and hound, and curse of low degree। जैसे ये एक स्टेंजा आया एक पोइम में से, एन एलेजी ऑफ द डेथ ऑफ ए मेड डॉग रिटन बाई ओलिवर गोल्ड स्मिथ। यानी एक कवि, एक पोइट हुए हैं ओलिवर गोल्ड स्मिथ, उनकी ये कविता है जिसका नाम है एन एलेजी ऑफ ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग। यानी एक पागल कुत्ते की मृत्यु पर शोक गीत। तो उसमें से ये स्टेंजा आया है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। इससे पहले आपको मैं थोड़ा सा इसको समझा देता हूँ कि इसका अर्थ वास्तव में क्या है। एंड इन दैट टाउन, यानी उस शहर के अंदर या उस कस्बे के अंदर ए डॉग वाज फाउंड, एक कुत्ता रहता था। एज मैनी डॉग्स देयर बी, जैसे कि और भी वहाँ कुत्ते रहते थे। बहुत मोनग्रेल, यानी विभिन्न तरह के कुत्ते, ये उनकी प्रजातियाँ हैं, नस्ल हैं, ब्रीड है। जैसे कौन कौन सी ब्रीड के वहाँ कुत्ते पाए जाते थे, कवि ने यहाँ पर उनका वर्णन किया है। जैसे मोनग्रेल है, मोनग्रेल का मतलब मिक्स्ड ब्रेड के कुत्ते, यानी लो डिग्री वाले कुत्ते, यानी अच्छी प्रजाति के जो नहीं होते हैं उनको कहते हैं मोनग्रेल। इसके अलावा पपी मतलब छोटे कुत्ते। इसके अलावा वेल्प मतलब पपीज यानी पिल्ले। एंड हाउंड आर द डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग एंड रेसिंग। यानी ऐसे कुत्ते जो शिकार के लिए काम में लिए जाते हैं उनको हाउंड बोलते हैं। इसके अलावा वहाँ एक तरह का कुत्ता कर्स भी मिलता था, एंड कर्स ऑफ लो डिग्री। ये कर्स एक छोटी ही प्रजाति का कुत्ता है और इसका ये बहुत ही एग्रेसिव होता है, मतलब एग्रेसिव ब्रीड का कुत्ता होता है। तो यहाँ पर कवि ने कुछ कुत्तों के बारे में यहाँ पर जानकारी हमको दी है। थोड़ा सा हम इस पोइम के सारांश को देखेंगे। होता क्या है कि एक शहर के अंदर एक आदमी रहता था और उसकी वहाँ एक कुत्ते से दोस्ती होती थी। और लोग ये समझते थे कि वो आदमी बहुत अच्छा है और सभी के प्रति दया दिखाता है, यानी एक तरह से वो एक जेंटलमैन के रूप में प्रचारित था। अचानक क्या होता है कि उस कुत्ते और उस आदमी के बीच में कहीं कोई खराबी पैदा होती है और वो कुत्ता पागल हो जाता है और उस आदमी को काट लेता है। तो लोग ये समझते हैं कि अब इस आदमी की मृत्यु निश्चित रूप से होगी और ये कुत्ता जो है क्योंकि पागल है इसलिए आदमी मर जाएगा। लेकिन इस कविता के अंदर एक बहुत बड़ा सैटायर, एक बहुत बड़ी आयरनी छुपी हुई है कि अंत में क्या होता है कि लोगों के सोचने के विपरीत कुत्ता मरता है और वो आदमी ज़िंदा बच जाता है। यानी यहाँ पर एक मानव नेचर को पोइट ने बहुत ही एक सैटायर के साथ में प्रस्तुत किया है इस कविता में। तो प्रिय विद्यार्थियों, यदि आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हैं मेरे चैनल पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल
and like my videos and share my videos into your groups। अब हम बढ़ते हैं कि इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि इस प्रश्न के अंदर है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के साथ आपको इसका एक्सप्लेन करना है, मतलब व्याख्या करनी है, संदर्भ सहित व्याख्या। तो सबसे पहले हम ए वाला ये जो टॉपिक है, ये जो स्टेंजा है, इसी को हल करेंगे यहाँ पर। तो डियर स्टूडेंट्स, इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लिखेंगे रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। इस तरीके से हम लिखेंगे आंसर में। ये इसका ए का आंसर है, आंसर ए। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट ये आपको लिखना है। जब भी आप किसी पोइम को एक्सप्लेन करें तो आपको सबसे पहले रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट यानी उसकी थोड़ी सी रेफरेंस देनी है कि भाई ये कौन सी कविता यानी कौन सी पोइम में से ये स्टेंजा लिया गया है और इसका लेखक कौन है। तो इसको आपको इस तरह लिखना है कि these lines have been taken from the well-known पोइम ऑफ, फिर कविता का हम नाम लिखेंगे यहाँ पर, यानी कौन सी पोइम में से ये आया है उस पोइम का हम यहाँ पर नाम लिख देंगे। जैसे ये आया द एलेजी, एन एलेजी ऑन द डेथ of a mad dog। ये इस पोइम का नाम हो गया। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट में क्या लिखेंगे, कविता का नाम लिखेंगे, पोइम का नाम लिखेंगे, इस तरह जैसे मैंने लिख दिया है ये, और फिर किसने लिखी है इस कविता का यानी पोइट का हम नाम लिखेंगे, रिटन बाय, और फिर यहाँ पर हम पोइट का नेम लिख देंगे, यानी जिस पोइट ने इस पोइम को लिखा है उसका नाम हम यहाँ पर लिख देंगे, रिटन बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ। तो ये कविता जो है, ये जो पोइम है, ये ओलिवर गोल्डस्मिथ के द्वारा लिखी गई है। तो इस तरीके से हम इसका रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट देंगे। दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द वेल नोन पोइम ऑफ एन एलेजी ऑन द डेथ ऑफ ए मैड डॉग रिटन बाई ओलिवर गोल्डस्मिथ। अब थोड़ी सी इसमें कविता के बारे में चर्चा करेंगे कि ये किस संदर्भ के ऊपर लिखी गई है। तो आप लिखिए द पोइट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द नेचर ऑफ द मैन इन दिस पोइम, यानी इस पोइम के अंदर हमें कवि ने मानव स्वभाव के ऊपर बताया है। द पोइट हैज़ टोल्ड अस अबाउट द नेचर ऑफ द मैन इन दिस पोइम। इस पोइम के अंदर कवि ने हमको मानव स्वभाव के ऊपर बताया है। जैसे कि इसके अंदर जो व्यक्ति था वो सभी लोग उसको अच्छा मानते थे, वो अपने मित्र और अपने जो भी उसके शत्रु थे सभी के प्रति समान व्यवहार था, बहुत ही जेंटल और काइंड था।
तो हम वो भी लिखेंगे, द मैन वाज वेरी काइंड एंड gentle to all his friends and his foes। फॉइज का मतलब होता है शत्रु, यानी वो अपने सभी मित्रों के और फॉइज यानी शत्रुओं के प्रति बहुत ही उदार और दयालु था। वो ऐसा समझता था, यानी जब भी वो कपड़े पहनता तो ये समझता था कि मैंने कपड़े पहन लिए, इसका मतलब ये है कि मैंने इस सारे जो नंगे भूखे व्यक्ति हैं उन सबको, गरीबों को भी कपड़े पहना दिए। व्हेन ही थिंक्स, तो आप इसमें लिखें ही थॉट दैट he was clothing he thought that he was clothing all the naked and poor ones when he put on clothes he thought that he was clothing all the naked and poor ones when he put on clothes। यानी जब वो खुद कपड़े पहनता था तो मन में ये सोचता था कि मैंने कपड़े पहन लिए, इसका मतलब सब जितने भी नंगे भूखे गरीब व्यक्ति हैं उन सबको मैंने कपड़े पहना दिए। इस तरह का उस व्यक्ति का विचार था। तो ये कविता का थोड़ा सा मूल भाव है जो हमने यहाँ पर कॉन्टेक्स्ट में लिख दिया है, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन में इस जगह पे कर रहा हूँ इसका, क्योंकि यहाँ तो भर गया है ये आपकी कविता का जो अंश था वो मैंने मिटा दिया यहाँ पर, और इसको मैं यहाँ पर राइट कर रहा हूँ। यानी इसका अगला हिस्सा यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। आगे हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मतलब व्याख्या। अब हम जो पोइम हमको दी गई है, यानी जो स्टेंजा हमको दिया गया, उसका एक तरीके से हम व्याख्या करेंगे, अर्थ करेंगे। तो इसमें आप लिखिए, इन दीज लाइन्स द पोइट gives us a description of the kinds of dogs found in that town। यानी इन कविता की इन लाइनों के अंदर कवि ने उस शहर के अंदर, यानी उस टाउन के अंदर जितने भी प्रकार के कुत्ते पाए जाते थे उनका यहाँ पर उसने एक डिस्क्रिप्शन दिया है, यानी उनका वर्णन किया है। यानी वहाँ पर विभिन्न तरह के कुत्ते मिलते थे, विभिन्न तरह के कुत्ते, लेकिन एक कुत्ता उनमें से अलग था। The dog was different। एक कुत्ता उनमें से अलग था। इसके अलावा और भी विभिन्न तरह के वहाँ पर कुत्ते मिलते थे। There
और many kinds of dogs are found। वहाँ पर बहुत प्रकार के, बहुत प्रजातियों के कुत्ते मिलते थे। सच एज, जैसे, उन कुत्तों की प्रजाति हम सच एज से यहाँ पर शुरू कर देंगे। सच एज जैसे, जैसे मॉनग्रेल, जैसे मॉनग्रेल का मतलब हुआ यहाँ पर सच एज मिक्स्ड डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रेड। डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड यानी मिश्रित प्रजाति के कुत्ते, यानी वर्णसंकर कुत्ते, जिनको हम मॉनग्रेल कहते हैं। मॉनग्रेल का मतलब होता है डॉग्स ऑफ मिक्स्ड ब्रीड, यानी वर्णसंकर कुत्ते। एक वहाँ पर मिलते थे यंग डॉग्स, यंग डॉग्स छोटे कुत्ते। इसके अलावा पपीज, पपीज पिल्ले। इसके अलावा हाउंड्स उस कस्बे में मिलते थे। हाउंड्स, हाउंड्स को कहते हैं द डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग, द डॉग्स यूज्ड फॉर हंटिंग एंड रेसिंग। यानी ऐसे कुत्ते जो शिकार के काम में लिए जाते हैं, जिनको हम हाउंड्स बोलते हैं, यानी हाउंड्स प्रजाति के कुत्ते भी वहाँ पर मिलते थे। इसके अलावा वहाँ पर कर्स मिलते थे, कर्स, कर्स एंड कर्स, ए काइंड ऑफ मिक्स्ड ब्रेड of low degree and very aggressive in nature, जो नेचर में बहुत ही एग्रेसिव होते हैं, यानी प्रकृति में बहुत ही आक्रामक तरह के होते हैं, जिनको हम कर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर कवि ने विभिन्न तरह के जो कुत्ते हैं उनका यहाँ पर बहुत ही जीवंत वर्णन किया है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम अगला जो और में जो अथवा में जो आई थी लाइन, जो दूसरा स्टेंजा आया था, उसको हम हल करेंगे। जैसे ये स्टेंजा है, एक बार मैं पढ़ता हूँ इसको। माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, and my hand was as strong as my spirit was light. It raised me from sorrow, it saved me from pain, it fed me and clad me again and again. तो डियर स्टूडेंट्स, इसका हम अर्थ करते हैं। माई करेज रिवाइव्ड, करेज, करेज मतलब साहस, रिवाइव का मतलब जागृत होना या जागना, पुनः जागृत होना। तो माई करेज रिवाइव्ड यानी मेरा जो साहस था वो पुनः जागृत हो गया। इन माई फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, मेरे दुर्भाग्य के बावजूद, फॉर्च्यून्स डेस्पाइट, दुर्भाग्य के बावजूद, दुर्भाग्य के बावजूद। रिवाइव्ड पुनः जागृत होना। आगे देखिए, एंड माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग एज माई स्पिरिट वाज लाइट। स्पिरिट का मतलब होता है मन की स्थिति, मन स्थिति, मन स्थिति, मन स्थिति, यानी मेरे हाथ उतने ही मजबूत थे। माई हैंड वाज एज स्ट्रॉन्ग, मेरे हाथ उतने ही मजबूत थे। एज माई स्पिरिट वाज लाइट, जितनी मेरी मन स्थिति लाइट थी, मतलब प्रसन्न थी, प्रफुल्लित थी।
इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, और इसने मुझे ऊपर उठाया। रेज्ड, रेज्ड का मतलब ऊपर उठाना, ऊपर उठाना, नीचे से ऊपर उठाना। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, सोरो यानी दुख, परेशानी वगैरह। इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, और इसने मुझे कष्टों से, कष्ट, इसने मुझे कष्टों से भी बचाया। सेव, सेव यानी बचाना, कष्टों से भी बचाया। इट रेज्ड मी फ्रॉम सोरो, इट सेव्ड मी फ्रॉम पेन, इसने मुझे दुख से ऊपर उठाया, इसने मुझे कष्टों से बचाया। इट फेड मी एंड क्लेड मी, फेड, फीड यानी भोजन खिलाना, फेड ये सेकंड फॉर्म है। इट फेड मी यानी उसने मुझे भोजन खिलाया, यानी भोजन उपलब्ध कराया। एंड क्लेड मी, क्लेड का मतलब होता है कपड़े पहनाना, कपड़े पहनाना। अगेन एंड अगेन, बार बार, अगेन एंड अगेन, बार बार। तो प्रिय विद्यार्थियों, पहले हम ये देखेंगे कि ये जो स्टेंजा आया है, स्टेंजा पढ़ते ही हमारे दिमाग में एक चीज़ ये आनी चाहिए कि कौन सी पोइम में से आया है और उसका लेखक कौन है। तो जैसा कि इस स्टेंजा को देखते ही हमको पता चला कि ये माई गुड राइट हैंड पोइम में से आया है, और इसका जो लेखक है वो है चार्ल्स मैके। तो यानी जो पोइट है चार्ल्स मैके, उसने ये एक कविता लिखी है जिसका नाम है माई गुड राइट हैंड, यानी मेरा अच्छा दायां हाथ। और उस, जैसा कि आपने इस कविता को पढ़ा है और समझा है, तो आपने पाया है इसमें, तो मैं थोड़ा सा इसका एक सारांश आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। दरअसल हुआ क्या कि कवि एक बार बहुत बुरे दिनों में आ गया, उसके दुर्भाग्य उसके ऊपर काबिज हो गया, वो गरीब हो गया। और जब वो गरीब हो गया, जब वो परेशान था, तो मदद के लिए अपने हर मित्रों के पास गया, अपने एक्वेंटेंसेस के पास गया, फ्रेंड्स के पास गया, सीकिंग हेल्प, सहायता लेने के लिए। लेकिन उन बुरे दिनों में उसकी किसी ने भी सहायता नहीं की। आखिरकार कवि ने ये महसूस किया कि उसे किसी के ऊपर भरोसे में नहीं रहना चाहिए, उसे अपने आप के ऊपर भरोसा करना चाहिए। तो उसने अपने दाएं हाथ के ऊपर, यानी अपने खुद के हाथों के ऊपर विश्वास किया। उसने एक बार फिर कठोर परिश्रम किया, हार्ड वर्क किया, और हार्ड वर्क का परिणाम ये निकला कि वो पुनः एक बार फिर धनवान हो गया, संपन्न हो गया। और जब वो संपन्न हो गया तो फिर उसके मित्र जो बुरे दिनों में उससे दूर भागते थे कि कहीं ये हमसे पैसा नहीं ले ले, कहीं हमारे पैसा हमसे छीन नहीं ले, क्योंकि अब गरीब है, ये चुकाएगा कैसे, इस तरह वो भयभीत थे। अब जबकि वो दोबारा से संपन्न हो गया, सब उसके पास आने लगे, उससे मिलने लगे, जो सिर्फ उसे उन दिनों में जब वो गरीब था, परेशान था, दुखी था, तब सिर्फ उसे काउंसिल देते थे, यानी सिर्फ जो है सुझाव देते थे कि तू ऐसा कर, तू वैसा कर, और इस बात से डरते थे कि कहीं हमसे ये पैसा उधार नहीं मांग ले। तो इन पंक्तियों में स्टेंजा के अंदर पोइट ने बहुत ही विविध डिस्क्रिप्शन किया है हार्ड वर्क के ऊपर, यानी हार्ड वर्क, इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क के बारे में इस स्टेंजा के द्वारा हमको एक तरीके से प्रेरणा दी गई है। तो सबसे पहले हम, जैसा कि क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेंजाज विद रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, यानी दो स्टेंजा आपके पेपर में आते हैं, उनमें से किसी एक को आपको हल करना पड़ता है, और एक हमने हल कर लिया और इसको हम हल करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले जब हम एक्सप्लेनेशन करते हैं तो रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे। तो इसका आंसर हम यहाँ से शुरू करते हैं, आंसर, और आंसर में आप लिखिए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट, रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट। रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट के अंदर हम पोइम का नाम बताते हैं और उस पोइम को किसने लिखा है उसका नाम बताते हैं, लिखते हैं, और ये इस तरीके से लिखा जाता है, दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम द
पोइम। और इसके बाद में हम पोइम का नाम लिखते हैं, किस पोइम में से ये टुकड़ा लिया गया है उसका नाम लिख देते हैं। तो इसको लिया गया है माई गुड राइट हैंड। माई गुड राइट हैंड किसके द्वारा लिखी गई है ये कविता, तो उसको हम लिख देते हैं, कवि का नाम रिटन बाई चार्ल्स मैके। चार्ल्स मैके, तो इस कविता को चार्ल्स मैके ने लिखा है। अब हम इसका थोड़ा कॉन्टेक्स्ट लिखेंगे कि कविता का मूल भाव के बारे में यहाँ पर 2-3 लाइन हम लिख देंगे। द पोइट टेल्स अस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। यानी कविता में कवि ने हमको हार्ड वर्क के महत्व के बारे में बताया है। यानी हमको किसी के ऊपर भरोसा करने की बजाय खुद के ही हाथों पे भरोसा करना चाहिए। वी मस्ट ट्रस्ट ऑन आवर ऑन हैंड्स। हमको हमारे ही हाथों पे भरोसा करना चाहिए और किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए, इस बात पर कवि ने जोर दिया है। अब हम इसका एक्सप्लेनेशन करेंगे। एक्सप्लेनेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या। तो व्याख्या में हम लिखेंगे माई करेज रिवाइव्ड इन माई फॉर्च्यून डिस्पाइट। यानी कवि ये कहता है in these lines the poet says that his courage revived and the days full of misfortune have gone। कवि हमसे ये कहता है इन लाइनों के माध्यम से कि उसका करेज जो है एक बार पुनः जागृत हो गया। एंड द डेज फुल ऑफ मिसफॉर्चून, फुल ऑफ मिसफॉर्चून हैव गॉन। यानी दुर्भाग्य से भरे हुए दिन वो चले गए। कवि ने अपने राइट हैंड के ऊपर भरोसा किया। द पोइट trusted on the poet trusted on his own right hand। He worked hard और उसने कठोर परिश्रम किया। और कठोर परिश्रम करने के कारण क्या हुआ कि कवि दोबारा से
प्रॉस्पेरस हो गया, संपन्न हो गया। ही वर्कड हार्ड एंड बिकेम प्रॉस्पेरस अगेन, और दोबारा से संपन्न बन गया। उसके सारे जो सौरों और पेन थे वो सब चले गए, यानी वो उन सब से ऊपर उठ गया। इसके अलावा इट फेड मी एंड क्लेड मी अगेन एंड अगेन, यानी उसी ने, यानी उसके दाएं हाथ के परिश्रम ने ही उसे कपड़े पहनाए, उसे भोजन खिलाया बार बार। द पोइट सेज दैट हिज hard work, the poet says that it was his hard work, it was his hard work that provided him food and clothing। यानी कवि हमसे इस कविता के माध्यम से ये कहता है कि ये उसका कठोर परिश्रमी था, जिसके कारण, यानी जिसके द्वारा उसने भोजन प्राप्त किया और कपड़े उसे पहनने को मिले। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो के अंदर हम इतनी चर्चा करेंगे। सी यू अगेन इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन वाचिंग माई वीडियोज़। Thank you very much for watching my channel.